नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आइए आज की क्लास में फिर क्वेश्चन करा देते हैं आपको सीटेट का सीडीपी का जो अगला सीरीज है। आज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पूरा करा देते हैं। इसमें कुछ कंटेंट के साथ साथ जो आपकी जो समझ है उसको आपको देखिए बढ़ाने का प्रयास करते हैं कि कैसे क्वेश्चन पर आपकी जो समझ है वो कैसे बढ़ेगी। और देखिए ये सीडीपी की बात करें तो इसकी सीरीज 4-5 सीरीज आपको पूरा पूरा क्वेश्चन के तौर पर बना के दे दिए हैं। अब इसके बाद जो सीरीज आएगी वो ईबीएस का होगा और ईबीएस के भी कम से कम 200 से लेकर 250 क्वेश्चन आपको पूरा पूरा करा देंगे। और फिर उसके बाद मैथ का क्वेश्चन आएगा और फिर उसके बाद लैंग्वेज की बात आ जाएगी, हिंदी या इंग्लिश की। तो ऐसे सीरीज के तौर पर पूरा क्वेश्चन आप लोग को पूरा कराते रहेंगे। और आप लोग एक एक क्वेश्चन एक एक सीरीज को ना पूरा पूरा ध्यान से देखकर अपनी समझ को बढ़ाइए, तभी आप सीटेट में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और देखिए ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक प्रभावी कक्षा में, अब देखिए ये सारा का सारा क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिए। एक इफेक्टिव क्लास है, उसमें अधिक अंक प्राप्त करने के लिए शिक्षार्थी एक दूसरे के साथ प्रतियोगिता में रहते हैं। सेकेंड, शिक्षक पाठ तैयार करता है, एक व्याख्यान के रूप में उसे प्रस्तुत करता है तथा चर्चा को हतोत्साहित करता है। शिक्षक चर्चा को प्रोत्साहित करता है और शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान एवं पृष्ठभूमि के साथ संबंध बनाता है। और इसका ऑप्शन डी है, शिक्षार्थी निष्कर्ष रूप से शिक्षक के निर्देशों का पालन करते हैं। देखिए इसमें ध्यान से समझते हैं। देखिए हमेशा जब भी यदि क्लास की बात करें, देखिए इफ़ेक्टिव क्लास की बात किया है तो याद रखिएगा इफ़ेक्टिव क्लास हमेशा कैसा होता है। तो हाँ, इफ़ेक्टिव क्लास हमेशा कैसा होता है तो ये एक बात याद रखिएगा, उसमें हमेशा समावेशी शिक्षा को महत्व दे देते हैं। समावेशी का मतलब कि सबको एक साथ लेकर। तो देखिए जो यहाँ दिया है कि एक दूसरे के साथ प्रतियोगिता करेंगे, ये तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। अब देखते हैं सेकेंड है, पाठ तैयार करना। याद रखिएगा एक अध्यापक का ये कभी गुण नहीं होता है। एक अध्यापक के तौर पर आप कभी भी बच्चों को पाठ तैयार करने के लिए नहीं कहेंगे। रट्टा लगवाना, पाठ तैयार करना, अधिक गृह कार्य देना, शिक्षा पर अधिक बोझ डालना, दबाव डालना बच्चों पर, ये सब निगेटिव पॉइंट होता है। तो ये भी ऑप्शन गलत है। देखिए आप बच्चों को क्या करेंगे, चर्चा को प्रोत्साहित करता है और शिक्षार्थियों की प्रीवियस नॉलेज के साथ संबंध रखता है। तो ये ऑप्शन इसका सी सही होगा। याद रखिएगा आपको बच्चों को क्या करना है, प्रोत्साहित करना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीईआरटी 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये जीवन कौशल में भी आता है। यदि आप सुपर टेट की तैयारी करें तो वहाँ भी आपको आएगा। ये देखिए एनसीईआरटी के अनुसार यदि शिक्षक की भूमिका की बात करें तो स्वभाव, देखिए शिक्षक का स्वभाव कैसा होना चाहिए। तो याद रखिएगा प्रशासनात्मक ये व्यवहार होना चाहिए एक अध्यापक का कक्षा में। इसी को लोकतंत्रात्मक भी बोलते हैं, ये याद रखिएगा, डेमोक्रेटिक बिहेवियर। और देखिए ये तो हो गया कक्षा में स्वभाव की बात। अब एक बात आती है कि एक अध्यापक का छात्रों के साथ स्वभाव कैसा होता है। तो उसके लिए याद रखिएगा संवेदनशील स्वभाव होता है छात्रों के साथ एक अध्यापक का। अब यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है कि एनसीईआरटी 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका। तो देखिए शिक्षक की भूमिका कैसी होती है, तो सहयोगात्मक। और सहयोगात्मक से कैसा आता है, सुविधादाता, मतलब छात्रों को अवसर दे, छात्रों को उत्साहित करे, छात्रों को अनेक सुविधाएं प्रदान करें शिक्षा ग्रहण करने के लिए। तो उसे क्या बोलते हैं, सुविधादाता। आगे देखिए राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ किससे प्राप्त की है। इसका ऑप्शन देखते हैं ध्यान से। देखिए संज्ञानात्मक सिद्धांत, मानवतावाद, व्यवहारवाद और रचनावाद। तो एक बात स्पष्ट रखिएगा, एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी क्या होता है, रचनावाद, कंस्ट्रक्ट बेस होता है। उसको याद रखिएगा, रचनावाद के तौर पर होता है हमेशा। ये इसका ऑप्शन डी इसका हमेशा सही होगा। आगे देखिए प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। देखिए सबसे महत्वपूर्ण विशेषता एक शिक्षक में क्या होना चाहिए, तो याद रखिएगा दृढ़ता और धैर्य, पेशेंस। क्या होना चाहिए था, धैर्य। इसका ऑप्शन बी सही होगा। उसके अंदर सबसे अधिक क्या होना चाहिए, धैर्य और दृढ़ता।
आगे देखिए के क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। देखिए यदि बात करें शब्द जो है सृजनात्मकता का, तो याद रखिएगा किसी भी नवीन ज्ञान को प्राप्ति का जो गुण होता है उसे क्या बोलते हैं, सृजनात्मकता। इसे क्या बोलते हैं, नवीन ज्ञान की प्राप्ति। नवीन ज्ञान की प्राप्ति का जो गुण होता है उसे क्या बोलते हैं, आपका सृजनात्मकता। अब देखते हैं इसे अंग्रेजी में जानते क्या बोलते हैं, इसको याद रखिएगा, इसको बोलते हैं क्रिएटिविटी बोलते हैं, इसको अंग्रेजी में क्रिएटिविटी है। नाम से स्पष्ट है, इसका मतलब होता है कुछ नया करना या कुछ नवीन करना। तो ये देखिए शिक्षार्थियों में पोषण करता है। तो इसको ऑप्शन को ध्यान से समझते हैं। देखिए ऑप्शन क्या दिया है, अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण, प्रत्येक शिक्षार्थियों के अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करना एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। देखिए एकदम स्पष्ट है, ऑप्शन से क्या होगा, ऑप्शन 20 का करेक्ट है। देखिए एकदम स्पष्ट दिया हुआ है कि अवसर उपलब्ध कराना। याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ये शब्द अवसर। आगे देखते हैं, बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे। देखिए बच्चों में यदि रुचि बनाने के लिए तो अब क्या करेंगे, बच्चों को पढ़कर आने को कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे, ये तो एकदम गलत है। देखिए स्वयं गतिविधि करेंगे तो आप बच्चों को बताएंगे, ये भी गलत है। आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे, ये भी गलत है। बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे, देखिए ये ऑप्शन इसका डी सही है। हमेशा प्रयास करेंगे कि जो बच्चों में ज्ञान का विकास हो, स्वतः होने का प्रयास करें, ऐसा आप बच्चों में ऐसा स्वभाव उत्पन्न करेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। देखिए बढ़ावा क्या देता है, याद रखिएगा एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के अंदर बढ़ावा देता है। देखिए प्रतियोगिता की भावना को, ये तो एकदम गलत है। अभी आपको बताएं हैं कि ऐसा कभी नहीं करना है कि सबके अंदर, बच्चों के अंदर द्वेष की भावना आ जाए। सहयोग की भावना, देखिए ऑप्शन इसका बी एकदम करेक्ट है। सहयोग की भावना का विकास करना चाहिए हमेशा बच्चों के अंदर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है, मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है। देखिए यदि कोई अध्यापक मानसिक रूप से स्वस्थ है तो उसके अंदर क्या विशेषता होगी, तो वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित होगा। देखिए अभी आपको बताएं हैं कि एक अध्यापक का बच्चों के साथ स्वभाव कैसा होना चाहिए, तो संवेदनशील। ऑप्शन इसका ए सही होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, शिक्षा की अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। देखिए शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है, बच्चों का सर्वांगीण विकास करना। याद रखिएगा इसी को ये बोलते हैं बाल केंद्रित शिक्षा। क्या बोलते हैं इसी को, बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब क्या होता है, बच्चों का सर्वांगीण विकास करना। आगे देखिए, शिवानी द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता है, शिक्षक की प्रतिक्रिया होनी चाहिए। देखिए यदि कोई शिवानी क्लास में कोई क्वेश्चन पूछ दी है तो अध्यापक तुरंत नहीं दे पाता है, तो शिक्षक की प्रतिक्रिया, जिसे आप अपने पर लेकर इसको समझिए कि आप यदि अध्यापक है, आपसे कोई कक्षा में कोई ऐसा कोई बच्चा सवाल पूछ दिया जिसका आप उत्तर तुरंत नहीं पता है, तो आप उस समय क्या करेंगे। देखिए ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। एक शिक्षक द्वारा शिवानी को चुप करा देना चाहिए, ये तो एकदम गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए। शिक्षक द्वारा शिवानी के ध्यान बढ़ा देना चाहिए, ये भी गलत है। शिक्षक को कहना चाहिए कि मैं नहीं जानता, ये भी गलत है। शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का उत्तर बाद में समझ कर देना चाहिए, ये देखिए इसका ऑप्शन डी सही है। यदि आपको नहीं आता तो बोल देंगे नहीं, हम इसको बाद में समझ के बाद में देखकर बताएंगे। आगे देखिए, बच्चों की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। देखिए बच्चों की जिज्ञासा शांत कैसे करनी चाहिए, जब शिक्षक फुर्सत में हो, जब विद्यार्थी फुर्सत में हो, कुछ समय के पश्चात, ये सब एकदम गलत है ऑप्शन। तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो। देखिए ये ऑप्शन इसका डी सही आंसर है। आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं। देखिए हाँ, तो ये याद रखिएगा सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये सब एग्जाम के लायक है। देखिए आप बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे, ये तो एकदम गलत है। यदि सिखाना रहेगा उनको, किसी बच्चे को भाषा, तो उसे उसी लैंग्वेज में बात नहीं करना चाहिए। आप बच्चे को अंग्रेजी में बोलने के लिए बाध्य करेंगे, बाध्य नहीं करना चाहिए। आप बच्चे को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे, ये तो एकदम गलत है। आप उसे मातृभाषा के साथ साथ अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे, ऑप्शन इसका डी एकदम क्लियर है। आगे देखिए, हाँ देखिए इसके बाद देखते हैं, प्राथमिक विद्यालय के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं। देखिए प्राथमिक विद्यालय में किसे बेहतर मानते हैं, तो देखिए
वीडियो अनुपूर्ण प्रदर्शन, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, ये सभी। तो क्या हो गया इसका ऑप्शन, ये सभी हो जाएगा। आगे देखिए 14, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि, देखिए, एक शिक्षक को हमेशा कक्षा कक्ष में अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए। हाँ, सेकंड पढ़ते हैं, शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्क नहीं करने चाहिए, तो एकदम गलत है। बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं, यह अप्रासंगिक है। शिक्षार्थियों के अनुभव का प्रत्यक्ष और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होता है। देखिए इसका ऑप्शन डी इसका सही होगा कि शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होता है। आगे देखिए, एक शिक्षिका अपने आप से कभी भी प्रश्न के उत्तर नहीं देती, वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाओं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम, देखिए किसको वो करेगा, तो इसका ऑप्शन ध्यान से पढ़ते हैं तो याद रखिएगा, ये आज ऐसे भी अस्पष्ट है क्या, इसका ऑप्शन क्या सही होगा, सक्रिय भागीदारता है। तो उसमें जब बच्चा फेल होता है तो उसका तात्पर्य है, याद रखिएगा, जब बच्चा फेल होता है तो आपको बताए थे, और देखिए यूट्यूब पर मेरा वीडियो भी होगा। जब कोई बच्चा फेल होता है तो याद रखिएगा पूरा सिस्टम फेल होता है, ये पूरा सिस्टम की बात करता है, पूरा सिस्टम फेल होता है। तो याद रखिएगा व्यवस्था फेल हुई है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आपको देखने को मिल जाएंगे। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है। देखिए प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता की बात करें तो समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। फिर है सेकंड है कि केवल प्रस्तावित पाठ्य वस्तुओं पर आधारित अनुदेशन, परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करना। प्रगतिशील शिक्षा में बार बार ली जाने वाली परीक्षा। देखिए तो यदि प्रतिभाशील शिक्षा की विशेषता बताया जब, मतलब ये विशेषता की बात करें तो याद रखिएगा प्रगतिशील शिक्षा में हर चीज़ में तत्कालीन मतलब उसमें हर कार्य क्या तत्काल रूप से किया जाता है। तो उसमें समय सारणी और जो सीटिंग अरेंजमेंट होता है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि तत्कालीन जो शिक्षा होती है उसमें समय सारणी में लचीलापन होता है। तो इसका ऑप्शन ए इसका सही होगा। आगे देखिए, जब एक निर्योग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। देखिए बच्चा पहली बार आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो इसको ऑप्शन को ध्यान से पकड़ते हैं। प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए, उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए। ये तो एकदम दोनों ऑप्शन गलत है, कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर देखते हैं, सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए, ये भी गलत है। बच्चों की निरोग्य के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भोजन का प्रस्ताव देना चाहिए, इसका ऑप्शन डी इसका सही है। आगे देखिए, प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को, देखिए आप एक अध्यापक हैं, यदि कक्षा में सकारात्मक वातावरण उत्पन्न करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए ध्यान से पकड़ते हैं ऑप्शन इसका, समूह गतिविधियों के दौरान समाजमिति के आधार पर उन्हें समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए, ये भी गलत है। समाजमिति के अनुसार समूह बनाना एकदम गलत होता है। सकारात्मक अंत वाली कहानी सुनना चाहिए, ये भी गलत है। प्रत्येक बच्चों में अभिवादन करना चाहिए, ये भी गलत है। विभेद नहीं करना चाहिए, प्रत्येक बच्चों के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करना चाहिए, ये भी ऑप्शन देखिए इसका ऑप्शन डी इसका सही है। देखिए बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए त्रुटियों के बारे में सीधे बात करते हैं तो देखिए ऑप्शन को ध्यान से पकड़िए। एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अन्यथा पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पाएगा। देखिए तो ये क्या क्वेश्चन पूछा, थोड़ा सा ध्यान से इसको समझिए। त्रुटि के संबंध में कौन सा कथन सत्य है ना, तो देखिए एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए, एकदम गलत है। त्रुटियों पर ध्यान नहीं देंगे तो बच्चे सीखेंगे नहीं। देखिए प्रत्येक त्रुटियों को सुधारने में बहुत समय लगेगा तो शिक्षक को के लिए थकाने वाला होगा, ये भी गलत है। स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, इसलिए शिक्षक को उन्हें तुरंत नहीं सुधारना चाहिए, भी गलत है। देखिए ऑप्शन डी की बात करें तो ये यदि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी बच्चों को त्रुटि को सुधारने योग्य नहीं है तो वह संकेत करता है कि शिक्षा की व्यवस्था असफल है, इसका ऑप्शन डी एकदम करेक्ट है। याद रखिएगा, यदि आप बच्चों की त्रुटि दूर नहीं कर पाते हैं तो इसका मतलब कि शिक्षक की व्यवस्था पूरा असफल है। आगे पढ़िए। देखिए मोनिका जो गणित की शिक्षिका है, राधिका से एक प्रश्न पूछती है कि राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो अपने प्रश्न
के शब्दों को बदलती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति यह प्रदर्शित करती है कि वह, देखिए ऑप्शन को ध्यान से पकड़िए। देखिए एक बात याद रखिएगा, यदि आप किसी एक व्यक्ति से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तुरंत किसी और से पूछ रहे हैं, उसको नहीं आ रहा है, तो क्या बताता है, रूढ़िबद्धता को दिखाता है। इसका ऑप्शन इसका बी एकदम करेक्ट होगा कि मोहन का पक्ष लेकर भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। अगला है, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है। देखिए अनुशासन बनाने के लिए क्या होता है, तो शिक्षण को रोचक और व्यवहारिक बनाना। ऑप्शन इसका बी क्लियर है। शिक्षार्थियों को देखिए भरना है के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, मतलब किसके लिए उन्हें प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। तो देखिए शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन्हें सही प्रश्नों के उत्तर याद करने के, देखिए याद करना और रट्टा लगवाना, इन सब के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। आगे देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि यह, देखिए प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करता है। इसका ऑप्शन डी इसका सही ऑप्शन होगा। आगे देखिए, शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वे प्रायः किसकी ओर संकेत करते हैं। देखिए यदि ऑप्शन ध्यान से इसका पढ़ें तो योग्यता के अनुसार समूह बनाने का दिशा निर्देश, ये तो एकदम गलत है, त्रुटि से इसका कोई मतलब नहीं है। भिन्न प्रकार के पाठ्यचर्या की आवश्यकता, ये भी गलत है, त्रुटियों से इन सबका कोई संबंध नहीं है। उनके ज्ञान की सीमा, उनकी उपचारात्मक युक्तियाँ, इसका ऑप्शन डी से होगा। त्रुटि के लिए क्या प्रयोग करें, उपचारात्मक युक्तियाँ। देखिए एक बात याद रखिएगा, जो त्रुटियाँ होती हैं वो एक पार्ट ऑफ लर्निंग होता है, सीखने का एक माध्यम होता है, इसको याद रखिएगा। एरर इज द पार्ट ऑफ लर्निंग। सीखना, त्रुटियाँ बच्चों से होती है तो उससे वो बच्चा सीखता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, एकीकृत छात्र केंद्रित अधिगम के लिए पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से क्या लाभकारी नहीं है। देखिए क्या लाभकारी नहीं है, तो खोज या सक्रिय अधिगम का ह्रास, यह लाभकारी नहीं होता है। एकीकृत में याद रखिएगा, एकीकृत शिक्षा सूटेबल नहीं होती है। आगे देखते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थन में किस विचारक द्वारा किया गया। देखिए बाल केंद्रित शिक्षा की यदि बात करें तो किसके द्वारा किया गया है, जॉन डीवी। जॉन डीवी को किसका जनक मानते हैं, याद रखिएगा प्रोजेक्ट विधि का, ये भी याद रखिएगा प्रोजेक्ट विधि। कहीं के नाम देता है किलपैट्रिक का, तो किलपैट्रिक जॉन डीवी के शिष्य थे, उनको भी कहीं के लिखा होता है कि प्रोजेक्ट विधि का जनक, लेकिन वो अवश्य मुख्यतः कौन है, जॉन डीवी हैं। आगे देखते हैं, एकल अभिभावक वाले बच्चों को पढ़ाते समय शिक्षक को, देखिए एकल अभिभावक वाले बच्चों को पढ़ाते समय एक अध्यापक को क्या करना चाहिए कि देखिए इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चों के साथ अन्य बच्चों के व्यवहार, अन्य बच्चों के समान व्यवहार, एकदम स्पष्ट है, ये ऑप्शन से स्पष्ट है कि इसका ऑप्शन बी सही होगा। आगे देखते हैं, अंतपरक अनुदेशन है। देखिए अंतपरक क्या होता है, अनुदेशन शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं की पूरा करने के लिए समूहीकरण के विविध रूपों का प्रयोग करना। ऑप्शन इसका है, इसका क्लियर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 है, यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करता है तो शिक्षक को, देखिए तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, एकदम ऑप्शन से स्पष्ट है कि अनुदेशन कार्य समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करने चाहिए। एकदम ये लगातार यदि गलती हो रही है तो उसमें पाठ्यक्रम के जो कार्य हैं, समय सारणी या बैठने की व्यवस्था, सब में क्या करे, बदलाव करना चाहिए। तो यह का पूरा 30 क्वेश्चन का सीरीज आज पूरा समाप्त हो गया। अब इसके बाद देखिए बीच बीच में सीडीपी का भी क्वेश्चन और बीच बीच में ईबीएस का भी क्वेश्चन सीरीज के तौर पर पूरा आपको कराते रहेंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा और वीडियो को पूरा बारीकी से ध्यान से देखते जाइए और अपनी समझ को बढ़ाइए। यदि पेडागॉजी में समझ बन गई तो आपको सीटेट में टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता है। थैंक्स।